हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे देश और राजधानी और मुद्रा। तो यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव, और यहाँ की मुद्रा है रिविनिया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ की मुद्रा है नगुल ट्रम, और इसको थंडरबोल्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। म्यांमार की राजधानी है नापिता, मुद्रा है केयात, और इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा है युआन या रेमिनवी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। दक्षिण कोरिया, यहाँ की राजधानी है सियोल, और मुद्रा है वोन। इथियोपिया, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा, और यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है, और यहाँ की मुद्रा है बिर्र। दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन, और यहाँ की मुद्रा है रैंड। वेनेजुएला, इसकी राजधानी है कराकस, और मुद्रा है वोलिवर। इसराइल की मुद्रा का नाम है न्यू सेकेल। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और मुद्रा है क्रोन, और क्रोन नॉर्वे और डेनमार्क की मुद्रा भी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और मुद्रा है बहात। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और मुद्रा है दिरहम। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। वियतनाम की राजधानी है हनोई, और मुद्रा है डोंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डोंग वियतनाम की मुद्रा है। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और यहाँ की मुद्रा है लीरा। अब हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम से, जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वैजयंती माला, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, और ये पखवाज वाद्य यंत्र को बजाते हैं। और ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? सुक्ता पाणिग्राही। झाबेरी बहन, जो 4 बहनें हैं, उनका संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से। और कथक से संबंधित अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? अच्छन महाराज, लिच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, कालका प्रसाद महाराज आदि इससे संबंधित हैं। शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से, जो नवीनतम क्लासिकल डांस है, असम राज्य से संबंधित, और इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। नेक्स्ट कथक किन क्षेत्रों में किया जाता है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में किया जाता है, और इसमें फेमस 3 घराने हैं: जयपुर घराना, लखनऊ घराना, और बनारस घराना। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी 2 शास्त्रीय नृत्यों से है। और भारत में कुल क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रदान किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया है, और उसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया, और वे शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। भाग 4A में अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 से संबंधित है, इसके तहत लोकसभा में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% हो सकती है। और नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन है, जिस पर राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को साइन किए थे। और यह 128वां बिल है, लेकिन 106वां एक्ट बन चुका है। और इसको पास किसने किया था? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा इसको पेश किया गया था। और यह किससे संबंधित है? महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, इससे संबंधित है।
103वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। वोट डालने की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। अनुसूची 10 का संबंध किससे है? 52वें अनुच्छेद 52वें संविधान संशोधन से। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 89वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया? अनुच्छेद 338A को। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यंत्र जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका भी हमको पता होना चाहिए। ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्द्रता या नमी का मापने के लिए हाइग्रोमीटर। तो नमी, आर्द्रता, हाइग्रो। रक्त दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। और अधिक तापमान का मापन किस में किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। और यदि पूछा जाए तापमान का मापन तो थर्मामीटर के द्वारा, और अधिक तापमान का पायरोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसका संबंध है हार्ट से। और ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो इसका संबंध हो जाएगा ब्रेन या मस्तिष्क से। पौधे की गति का मापना किससे होता है? कैस्कोग्राफ से। तापमान का मापन किस में होता है? थर्मामीटर के द्वारा इसका मापन होता है। अब हम देखेंगे जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जीएसटी, जिसका इंग्लिश में नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, इसको कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। इसको वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है, यानी कि एक राष्ट्र एक कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको अनुच्छेद 246A और संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यह बिल कौन सा था? 122वां बिल था। बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम था। और अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ने इसको कब पास किया था? तो 5 जुलाई 2017 को पास किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था, जिसने 1954 में इसको शामिल किया था, और जिसका नाम क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स, यानी कि मूल्य संवर्धन टैक्स। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस 1954। लेकिन भारत ने जीएसटी किस देश से ग्रहण किया? तो यह ग्रहण किया कनाडा के देश से। और कमेटी कौन सी थी? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और विजय केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो अन्य वित्त आयोग थे तो उनका भी हमको पता होना चाहिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह या नंद किशोर सिंह। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। असीम दास गुप्ता कमेटी का संबंध किससे है? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी की दर कितनी निर्धारित की गई हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी काउंसिल का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 279A में। जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 246A में। लेकिन काउंसिल, इसका वर्णन है अनुच्छेद 279A में। मादक पदार्थ, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट, इन पदार्थों को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया। और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और इसके पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कुल 33 होती है। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। आपातकाल, आपात उपबंध, इनका वर्णन है भाग 18 में। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन होता है अनुच्छेद 360 में। और जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो कौन से अनुच्छेद को प्रभावित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21, ये 2 अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रभावित नहीं होते। यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण विद्वान और खोज, उनके द्वारा किस चीज़ की खोज की गई, उनकी चर्चा हम अब करेंगे। फंक नामक विद्वान ने किस की खोज की थी? विटामिन की खोज। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप
बी और ए बी इन ब्लड ग्रुप की खोज की थी। विनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। सोल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एडवर्ड जेनर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी और यह वर्ल्ड का पहला वैक्सीन था और इनको विश्व का पहला मेडिसिन का नोबेल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। लुई पास्चर इसने रेबीज की खोज की थी और रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। बेस्ट वेटिंग इसने इंसुलिन की खोज की थी और इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका में और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि शुगर रोग हो जाता है। थॉमसन इसने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसको याद कर सकते हैं, ईंट पर गौरव नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टे से हो गया थॉमसन, पर से हो गया प्रोटॉन, गै से गोल्डस्टीन, ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन ने गोल्डस्टीन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चैडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की। रदरफोर्ड इनने खोज की नाभिक या न्यूक्लियस की खोज की और इसने बताया कि यहाँ पर धनावेश होता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। वाटरमैन फाउंटेन पेन की खोज की। एडिसन ने बल्ब की खोज की। ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन की खोज की। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। J.L. बेयर्ड इसने टीवी का आविष्कार किया। गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। न्यूटन इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया जो एक विस्फोटक पदार्थ है और इन्हीं की पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। मैडम क्यूरी इन्होंने किसकी खोज की? रेडियम की। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की। एड्सडीन इन्होंने सीमेंट की खोज की। डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। टिम बर्नर्स-ली इन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। ओपेनहाइमर इन्होंने परमाणु बम की खोज की और एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम और ओपेनहाइमर परमाणु बम की खोज की। एनरिक फर्मी इन्होंने परमाणु भट्टी की खोज की। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की जिसका परमाणु क्रमांक है 1 और इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। जेम्स वॉट इन्होंने भाप के इंजन की खोज की, आविष्कार किया। सोरेनसन ने pH पैमाना के बारे में बताया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और pH पैमाना यह 0 से 14 तक होता है। यदि 7 इसमें उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा अक्षार, और 7 से जितना भी कम होता जाएगा उसमें अम्ल की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। हाल ही में यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर किसे घोषित किया गया है? तो नवीनतम धरोहर है 15वीं गरबा नृत्य जो गुजरात से संबंधित है। 14वीं कौन-सी है? दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुंभ मेले को भी इसमें शामिल किया गया है। यह 4 स्थानों पर होता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और इसको प्रारंभ किसने किया था? राजा हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नागालैंड में और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। देव दीपावली इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी में जो दीपावली के 15 दिन बाद की जाती है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं? कजली महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा में किया जाता है। शाकंभरी मेला इसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। बटेश्वर मेला इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। गंगा पुष्करोलू इसका संबंध है बनारस से। खिचड़ी मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? काली गंगा में नहाकर काजल लगाकर जाना बेटा वरना वो शक करेगा। तो कजली, कालिंजर, ताज महोत्सव, शाकंभरी, बटेश्वर मेला, गंगा पुष्करोलू, खिचड़ी आदि त्यौहार उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, यानी कि यहाँ की लिपि तो मिल गई है लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। यह कांस्य युगीन भी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पर कांस्य का अधिक प्रयोग किया जाता है। और कांसा किन 2 धातुओं के मेल से बनती है? तांबा और टीन, यानी कि Cu और Sn इन दोनों के मेल से बनती है कांस्य धातु। और पीतल किन 2 धातुओं से मिलती है? तांबा और जिंक, इन दोनों धातुओं से पीतल का निर्माण होता है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी जो रावी नदी के तट पर स्थित है।
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी स्थान कौन कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। साउथर्न यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन था? दामाबाद, जो परवरा नदी के तट पर स्थित था। पश्चिमी बिंदु सूत कांगेडोर, जो दास नदी के तट पर था। और उत्तरी बिंदु मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित था। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितिस्ता, जो श्रीनगर इसी के किनारे पर स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में पाया गया है। यह एक बंदरगाह या डॉकयार्ड के अवशेष यहीं से मिले हैं। राखी गढ़ी, जो हरियाणा के हिसार में स्थित है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है और यहीं से जुते हुए खेत के चिन्ह मिले हैं। चहुंदड़ो, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, जो पाकिस्तान में स्थित है। धोलावीरा, गुजरात का एकमात्र स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिमी भाग। और इसी आधार पर इसको 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया जा चुका है। अब हम देखेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। इसमें रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता। विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B9, इसको कहते हैं फोलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोवोलिन, और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है उसका नाम है विटामिन B12। विटामिन सी, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रिकेटिस रोग हो जाता है और यह हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन ई, इसको कहते हैं टोकोफेरोल, इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, और यह एक ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम आने वाला विटामिन है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम राज्य में पाई जाती है। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में। और न्यूनतम साक्षरता बिहार में पाई जाती है। लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा में। जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक जनघनत्व है स्टेट के अकॉर्डिंग तो बिहार। यदि पूछा जाए इंडिया में पहले स्थान पर कौन है, तो दिल्ली। और मिनिमम सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। टोटल 17 व्यक्ति रहते हैं। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान, और यहाँ की संसद है मजलिस। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। मालदीव, जो हाल ही में चर्चा में है, तो इससे संबंधित हमको सभी तथ्य ध्यान रखने हैं। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ की संसद है पीपुल्स मजलिस, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मोइजू। और भारत ने मालदीव में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया था। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा यहाँ की राजधानी है। कवरत्ती को मिनिकोय से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 9 डिग्री अक्षांश, और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकोय और मालदीव के मध्य कौन से अक्षांश पाया जाता है? 8 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। और मिनिकोय में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मेहल जनजाति, और यह मेहल ही भाषा बोलती है। तो मेहल जनजाति भी है और भाषा भी। मालदीव को मिनिकोय से 8 डिग्री, और मिनिकोय को कवरत्ती से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री अक्षांश। पंपाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। प्रेयरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। लानोज घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? वेनेजुएला में मिलते हैं। और पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? हंगरी में मिलते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो हमारी आने वाली परीक्षा है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अब हम देखेंगे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसका संबंध है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें वर्णन है दल बदल का। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें विषयों की संख्या है 29। 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसमें नगर निकाय संबंधी प्रावधान है। कुल विषय 18 इसमें शामिल किए गए हैं। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाओं की संख्या थी 15 और इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज। और यहाँ पर संविधान सभा में कुल कितने व्यक्तियों ने साइन किए थे, 284 व्यक्तियों ने। अनुसूची 8 है, इसमें 14 भाषाओं का वर्णन है और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में हैं 22 भाषाएं। और क्लासिकल लैंग्वेज इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान समय में तो 9 हो गई है और पहले कितनी थी, पहले थी 6, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तमिल को 2004, संस्कृत को 2005, तेलुगु और कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो वह संस्था कौन सी है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। आज़ादी के बाद CSO की स्थापना की गई 1951 में, लेकिन 2019 में NSO की स्थापना की गई, जिसके द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें CSO और NSSO शामिल हैं। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, MOSPI मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में किसके द्वारा की जाती है, NSO के द्वारा, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। नीति आयोग, अब हम देखेंगे नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अब तक कौन है, नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में CEO हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 को, और कमेटी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। सिडबी बैंक की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990 में और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। 22 जुलाई 1947 को किसको अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के तहत। और किस आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, CD देशमुख। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और इसका लोगो किस किस से निर्मित है, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोगों में दर्शाया गया है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य शामिल थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। लोकसभा की सीट 80 हैं। राज्यसभा की सीट 31 हैं। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में ही पाई जाती हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश राज्य में, विधान परिषद सीट उत्तर प्रदेश राज्य में, और सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीट भी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के पहले स्पीकर कौन थे, राजर्षि टंडन थे। और वर्तमान में 18वें विधानसभा के स्पीकर कौन है, सतीश महाना 18वें स्पीकर बने हुए हैं। और विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे, जो विधान परिषद होती है उसके अध्यक्ष को कहते हैं सभापति।
तो ये थे चंद्रभाल, श्री चंद्रभाल। और वर्तमान में कौन है? कुंवर मानवेंद्र। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और पहली गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। विशंबर दयाल कौन थे? ये पहले लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण मिशन। GSLV F12 को, यह क्या है? NVS-01 यानी कि नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 M4 को, इस 4 के द्वारा। इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। और जहाँ पर यह लॉन्च हुआ उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। इसके लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। और इसीलिए 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है PSLV C57। इसके द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। यह L1 यानी कि लैग्रांज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। PSLV C58 इसके द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि को किस आंदोलन के समय त्यागा गया? तो किस आंदोलन के समय? असहयोग आंदोलन के समय। और अब हम महत्वपूर्ण आंदोलनों की भी चर्चा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और इस समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 12 मार्च 1930 को। और वायसराय कौन थे? इरविन। चंपारण सत्याग्रह, इसकी शुरुआत 1917 में बिहार में हुई। और यह पहला सत्याग्रह माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया? तो चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। यह काफ़ी, इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप अपना लिया था। तो 9 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑपरेशन जीरो आर किस आंदोलन के समय चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। और इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार में बुलाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ला। और गांधी जी चंपारण में किस प्रथा का विरोध करने के लिए गए थे? 3 कठिया प्रथा या नील की खेती जो जबरदस्ती करवाई जाती थी उसका विरोध करने के लिए गए थे। डांडी मार्च, इसकी शुरुआत कब की गई? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच। और यह नमक कर का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इसकी जांच के लिए किस आयोग को बनाया गया था? हंटर आयोग को। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है और यह किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे निर्मित होती है? काइटिन से निर्मित होती है। प्रोटीन का बहुलक कौन होता है? एमिनो अम्ल। और DNA का बहुलक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन। और वायु प्रदूषण को मापने में किसका यूज किया जाता है? लाइकेन का ही यूज किया जाता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है। और इनमें सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कुल मिट्टी का 43% पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसको रेगुर के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, पुरानी और नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी को कहते हैं बांगर मृदा और नवीन को कहते हैं खादर मृदा। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है वह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण होता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। इसको माउंट मैकिन्ले भी
कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यह काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकगुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट विंसन मैसिव। अब हम देखेंगे G20 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। 2023 में इसका आयोजन भारत मंडपम स्थान पर किया गया और इसके बाहर नटराज की प्रतिमा भी लगाई गई। इसकी थीम रखी गई वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में ही शामिल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथियोपिया में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और अब हम चर्चा करेंगे नवीनतम मेंबर्स, जो विभिन्न संगठनों में नए नए सदस्य बने हैं, उन सभी की चर्चा अब हम करेंगे। SCO संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य हाल ही में कौन सा बना है? ईरान। ब्रिक्स में हाल ही में 5 देश शामिल हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया और मिस्र। और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। तो इसमें ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? वर्तमान में 10 देश हो गए हैं। आसियान का 11वां सदस्य कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ था? 1919 के एक्ट के तहत, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत 1935 के एक्ट के तहत हुआ था और केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ था 1935 के एक्ट के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1909 का अधिनियम, जिसको कहते हैं पार्लियामेंटो एक्ट। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 के एक्ट के तहत हुआ था और इसी समय भारत का पहला वायसराय कैनिंग बना था और इसकी घोषणा, महारानी की घोषणा को इलाहाबाद में कैनिंग ने ही पढ़कर सुनाया था। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। और सबसे पहले है बांग्लादेश, जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर और 5 राज्यों से यह सीमा बनाता है। चीन की सीमा 4 राज्य और 1 यूटी से लगती है। पाकिस्तान की सीमा 3 राज्य और 2 यूटी से लगती है। नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है और भूटान की सीमा 4 राज्यों से। अफगानिस्तान की सीमा 1 राज्य से 1 यूटी से लगती है, लद्दाख से। और न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान से ही लगती है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से बनाता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 5। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पाकिस्तान से 3 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश। चाइना से सीमा कौन कौन से बनाते हैं? लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण विवाद किन किन देशों के बीच हैं। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के बीच है? इंडिया, चाइना, भूटान। यह एक ट्राई जंक्शन है, यानी कि 3 देशों की सीमा इससे लगती है। काला पानी विवाद का संबंध किससे है? इंडिया और नेपाल से। लिपुलेख विवाद भी इन दोनों देशों के बीच ही स्थित है। तीस्ता नदी जल विवाद, इसका संबंध है भारत बांग्लादेश से और इन्हीं के बीच है फरक्का बांध विवाद। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था? 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 8 राज्य और 1 यूटी सीमा बनाता है। UNO। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय।
यूएनओ की इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? साउथ सूडान। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और इन दोनों की स्थापना हुई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। और इसका IMF का 190वां मेंबर कौन सा बना है? एंडोरा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसकी स्थापना हुई 1960 में। वीना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। और 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। सार्क, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। बिम्स्टेक, इसमें 7 सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और यह रेड डाटा बुक को जारी करता है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में स्थित है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। यहाँ पर कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 1/3 न्यायाधीश यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। यानी कि 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में। और इसके लोगों का नाम क्या है? पांडा। इंटरपोल की स्थापना कब की गई? 7 सितंबर 1923 को। और इसकी 100वीं वर्षगांठ यानी कि 7 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 42वीं विश्व विरासत स्थल कौन सी हैं? तो भारत में कुल हैं 42। 34वीं कौन सी है? 34 इसमें कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 है इसमें मिक्स, यानी कि कल्चरल और नेचुरल दोनों। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल हैं। आगरा का किला, यूनेस्को में शामिल स्थल। आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी, इसको 1986 में शामिल किया गया। ताजमहल, इसको 1983 में शामिल किया गया। और इसके फेमस वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। 42वीं विरासत स्थल कौन सा है? होयलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। 41वीं कौन सी थी? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस, जो जनवरी से दिसंबर माह के बीच महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उन सभी की चर्चा अब हम करेंगे। तो महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? सबसे पहले है 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2023 का होस्ट कौन था? कोटे डी आइवर देश इसका होस्ट था। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और 9वां योग दिवस मनाया गया 2023 में। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंड हुआ था। 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं
10 जनवरी को। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और इस बार इसका होस्ट कौन था? प्रयागराज था, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 16 नवंबर को मनाते हैं दुग्ध दिवस और संविधान दिवस। 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स डे और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह HIV रेट्रोवायरस से होने वाला रोग है। एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित टेस्ट है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। 21 दिसंबर को मनाया जाता है, जो पहली बार ही मनाया गया 2023 में, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विश्व बास्केटबॉल दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मावट की वर्षा किस फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है? तो यह कहलाती है रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू। तो इसको याद करने की ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। यह है शीतकालीन फसल। और ग्रीष्मकालीन या खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? चावल, बाजरा, मक्का, कपास। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जो रबी की फसल के बाद और खरीफ की फसल से पहले जो 2 महीने का समय होता है, उसमें उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं जायद फसलें। और इनमें आती हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि। पहली बार जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 11 जुलाई 1989 को। जैविक कौन से होते हैं? जो सजीव होते हैं उनको जैविक कहते हैं। और जो जल, वायु, मृदा, इनमें जीवन नहीं होता तो ये अजैविक घटक कहलाएंगे। तो पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं? जल, वायु, मृदा और जैविक घटक हैं सजीव। पृथ्वी पर कौन कौन सी परत पाई जाती हैं? पृथ्वी के बाद मिलता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान उड़ते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल और उसके बाद आता है आयन मंडल। तो समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत की सांद्रता के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का। और ओजोन का फार्मूला है O3। ओजोन परत क्षरण की खोज किसने की थी? फोरमैन ने की थी। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था? टेंसले के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? यह सदैव सीधा बनता है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। जब भी ऊर्जा प्रवाह होती है तो 10% ही ऊर्जा जाती है। तो ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड से। और इसको किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने शुरू किया था। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? शर्म अल शेख मिस्र में। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? UAE में। और COP29 जिसका आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। COP फर्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? बर्लिन जर्मनी में। 1995 में इसका आयोजन किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेघा पाटेकर से है। पहली अर्थ समिट यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया? रियो में 1992 में मनाया गया। और इसकी रिपोर्ट को किस नाम से जाना गया? एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। पश्चिमी घाट और ईस्टर्न हिमालय भारत के 2 हॉटस्पॉट हैं। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। और भारत के 2 हॉटस्पॉट हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। टाइगर प्रोजेक्ट का संबंध किस वर्ष से है? 1973 से। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सलाख कैलाश श्रृंखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सलीम अली को। और इसकी क्रमस्थली कौन सी थी? केवलादेव पक्षी विहार। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? यह हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण क्रांतियों की। महत्वपूर्ण क्रांति दुग्ध क्रांति, इसको दुग्ध उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? वाइट या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तिलहन के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई? पीली क्रांति, जो सरसों से भी संबंधित है।
मत्स्य उत्पादन में का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। झींगा मछली के उत्पादन का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति से। अंडा उत्पादन का संबंध है सिल्वर क्रांति से। जूट उत्पादन का संबंध किससे है? सुनहरा रेशा इसको कहा जाता है। पेट्रोलियम के उत्पादन को कहते हैं काली या कृष्ण क्रांति। उर्वरक के उत्पादन को कहते हैं भूरी या ब्राउन रेवोल्यूशन या भूरी क्रांति। बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आलू किस क्रांति से संबंधित है? गोल क्रांति से संबंधित। और मसाला किससे संबंधित है? बादामी क्रांति से संबंधित है। अब हम देखेंगे जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और जो वर्तमान में करंट में जो पुस्तकें हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सभी की चर्चा अब हम करेंगे। तो महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। विशाख दत्त ने किस पुस्तक की रचना की? मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की। शूद्रक ने किस पुस्तक की रचना की? मृच्छकटिकम की। बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित दो पुस्तक लिखी। हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में बताया गया, तो हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? बाण भट्ट था। कल्हड़ ने किस पुस्तक की रचना की? राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। पाणिनि ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की, और यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक की रचना की? सूर्य सिद्धांत की। वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका की रचना की गई। ह्वेनसांग इन्होंने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। अल-बिरूनी ने किसकी रचना की? किताबुल हिंद की। और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की। हरिसेन ने किस पुस्तक की रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की, और यह समुद्रगुप्त का राजकवि था। अरविंद घोष ने किस पुस्तक की रचना की? लाइफ डिवाइन की रचना की। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। भगत सिंह की पुस्तक कौन सी है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है आनंद मठ। और दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, और इनके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को मनाना प्रारंभ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। अब हम देखेंगे प्रथम भारतीय कौन कौन थे। भानु अथैया। भानु अथैया कौन है? ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं, और इनको कब ऑस्कर अवार्ड दिया गया? 1983 में गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्होंने कार्य किया था, तो इसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया और ये पहली भारतीय बन गई। अरुंधति रॉय बुकर प्राइज पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज दिया गया। पंडित रविशंकर इनको ये ग्रैमी अवार्ड विजेता पहले भारतीय हैं, और इनका संबंध किससे है? सितार से संबंधित हैं। रिकी केज, यदि पूछा जाए कि 3 ग्रैमी अवार्ड विजेता पहले भारतीय कौन हैं, तो रिकी केज। और पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। विनोबा भावे ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, और यह अवार्ड इनको कब मिला था? 1958 में। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही और भूदान आंदोलन के जनक भी यही थे। डॉक्टर रवि कन्नन ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और जिनको नवीनतम रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 1954 में भारत रत्न जो पहली बार दिया गया था किन किन लोगों को दिया गया? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरणोपरांत पहली बार किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक थे, और इनको पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, और ये पहले विदेशी थे जिसे भारत रत्न मिला। और इनका एक दल था लाल कुर्ती दल, जिसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार सेना। और दूसरे भारतीय कौन थे? दूसरे विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला, और इनकी फेमस पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अब तक भारत रत्न मिला है जो विदेशी हैं।
बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से, और इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। और 2019 में भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न दिया गया। बालकृष्ण दोषी कौन है? ये फेमस वास्तुकार हैं और इनको प्रित्जकर अवार्ड दिया गया, और प्रित्जकर अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, और इनको पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप, जिनको मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। और नवीनतम 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? दामोदर मौजा को, कोंकणी भाषा के लिए। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार किसको मिला? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा। नवीनतम दामोदर मौजा को, जो कोंकणी भाषा के लिए। और पहली महिला विजेता जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आशापूर्णा देवी। और हाल ही में अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को दिया गया, और इनमें मोहम्मद शमी भी शामिल हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, और इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। और 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? सात्विक और चिराग को, 25 लाख रुपए इनामी राशि है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? 1991-92 में मिला था विश्वनाथन आनंद, शतरंज खेल से संबंधित हैं। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड दिया गया जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये एक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा ये पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। पुष्प भारती कौन है? इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया, यादें यादें और तेरी यादें इस रचना के लिए। रामविलास इनको पहला व्यास सम्मान दिया गया। शिव शंकरी इनको नवीनतम सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया सूर्यवंशम नामक नाटक के लिए। और पहला सरस्वती सम्मान इनको दिया गया हरिवंश राय बच्चन को। वहीदा रहमान ये दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला हैं, और पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? देविका रानी को प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? संजीव जी को मिला गया। संजीव को दिया गया मुझे पहचानो नामक रचना के लिए। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनको 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध किससे है? बांसुरी से है। सरोद से संबंधित कौन है? अजमल अली खान। सितार से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर जिनको भारत रत्न 1999 में मिला था। संतूर का संबंध किससे है? भजन सोपारी से संबंधित हैं। शहनाई का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खान से। तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा जाकिर हुसैन, तो ये दोनों हैं तबला वादक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो। समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 314 से 18 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। मानव तस्करी पर बैन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद 23 में। इसमें बेगार प्रथा पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 में व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? डीएनए इसमें 4 अक्षारक पाए जाते हैं। डीएनए में 4 अक्षारक कौन कौन से पाए जाते हैं? इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें कौन से अक्षारक पाए जाते हैं? एडेनिन। आरएनए में भी एडेनिन पाया जाता है। ग्वानिन दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन डीएनए में थाइमिन के स्थान पर, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण त्यौहार। बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? असम से, और यह 3 प्रकार का होता है। कजली नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश से। पोंगल का संबंध है तमिलनाडु से। ओणम का संबंध है केरल राज्य से। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O-। और सर्वग्राही AB पॉजिटिव होता है। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। और यह है करो या मरो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि यही है।
हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इसमें 4 चैम्बर होते हैं और ईसीजी का संबंध हार्ट से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। फेफड़ा की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई है कोपिका। SA नोड कहाँ पर पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है और इससे ही हार्ट बीट स्टार्ट होती है और इसको हृदय का पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वसन के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो श्वसन पेड़ पौधे करें या जंतु, तो ग्रहण ऑक्सीजन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। और यदि पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन और भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पादप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन पादप श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो एस सुब्बुलक्ष्मी, जिसको 1998 में मिला। पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न 1999 में मिला। लता मंगेशकर, इनको 2001 में भारत रत्न मिला। पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध है हिंदुस्तान शास्त्रीय शैली से और इनको 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंकारा किस देश की राजधानी है? तुर्की की। ओटावा राजधानी है कनाडा की। ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की और दोहा राजधानी है कतर की। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही शांति का नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इटली के प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं? विसुवियस और एटना ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? इक्वाडोर में पाया जाता है। और भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? सिसिली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहली भारतीय है सुष्मिता सेन, दूसरी भारतीय हैं लारा दत्ता और तीसरी भारतीय जो 17वीं मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज संधू, जो चंडीगढ़ से संबंधित हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो रीता फारिया पहली भारतीय है मिस वर्ल्ड का खिताब। और 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन सी बनी है? सेनिस प्लासियोस बनी है, जो निकारागुआ देश से संबंधित हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। और मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगटीसी नदी, जो चीन में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो। और यह भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप जो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। और यहीं पर नेशनल वाटरवे 2 भी स्थित है, जो डुबरी से सादिया तक जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य होते हैं इसमें 15, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। और स्थायी सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। इनको वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जब कोई प्रस्ताव पास किया जाता है, यदि इनमें से एक भी असहमत हो तो वह प्रस्ताव तुरंत ही रद्द हो जाता है। इसको कहते हैं वीटो का अधिकार, यानी कि ना कहने का अधिकार। भारत के द्वारा ओमान में कौन सा पोर्ट बनाया जा रहा है? तो दुक्कम पोर्ट। और ईरान में चाबहार पोर्ट भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। इराक की राजधानी है बगदाद। ओमान की कौन सी है? मस्कट। ईरान की है तेहरान। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। लखनऊ इकाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है? इकाना स्टेडियम, जिसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम, जिसका वर्तमान नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मुंबई में कौन सा स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कानपुर में कौन सा स्टेडियम पाया जाता है? ग्रीन पार्क स्टेडियम। 1972
वर्ष का संबंध किससे है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इस वर्ष आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1986 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 2002 में। मिलेट्स या मोटा अनाज का वर्ष कौन सा है? 2023 का वर्ष है। और 2024 के वर्ष को किस के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? कैमलिड्स या ऊंट का वर्ष। जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। अमेरिका को कनाडा से अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। इन दोनों को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 38 डिग्री अक्षांश है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है? पाक जल संधि। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? शून्य रेखा स्थित है। गोदावरी। अब हम देखेंगे नदी और उनके उद्गम स्थल। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबकम पहाड़ी, जो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? माता टीला परियोजना। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। तापी का कराझार इसी नदी पर है और बैतूल का पठार भी यहीं पाया जाता है। अब हम देखेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किन दो गैसों से बनती है? SO2 में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं गंधक का तेजाब और नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं सोरे का तेजाब। इन दोनों के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है, जिसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो भाग 12 में वर्णित हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारतीय संविधान में इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों को देखा है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।